जब मैं मौत के बाद दोबारा जिंदा हुआ तो सबसे पहला काम मैंने एक पत्थर निगलना किया। भीड़ के बीच मैंने अपनी बेटी को जोर से गले लगाया और एक बैम्बू लीफ ग्रीन सांप को भी निगलवा दिया। सबको लगा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया बदलने वाली थी। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होते ही हर इंसान को उस चीज के हिसाब से सुपरनैचुरल टैलेंट मिलने वाला था जो उसने उससे पहले खाई होगी। पिछली जिंदगी में मैंने एक मटन बन खाया था, इसलिए मुझे लॉन्ग हेयर टैलेंट मिला। शुरुआत में यह टैलेंट सिर्फ मेंटल पावर खर्च करके वूल बनाता था, जो लगभग बेकार था। लेकिन जैसे जैसे म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स और ज्यादा ताकतवर होते गए, मैं भी एक ऐसे भेड़ की तरह बन गया जिसे कोई भी आसानी से मार सकता था। लेकिन इस बार दोबारा जिंदा होने से पहले ही मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था। पिछली जिंदगी में मैंने एक बेहद ताकतवर बोन जायंट डॉग देखा था। हैरानी की बात यह थी कि वह सिर्फ साउथ सिटी की एक एंटीक शॉप के मालिक का पालतू कुत्ता था। सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से मुझे बाद में पता चला कि उस कुत्ते ने अपने मालिक को बचाते वक्त एक जेड स्टोन निगल लिया था। इसीलिए दोबारा जिंदा होते ही मैं सीधे साउथ सिटी की उसी एंटीक शॉप गया और वहीं जेड स्टोन खरीद लिया। और जहां तक श्या वानरू को उसके पेट बैम्बू लीफ ग्रीन सांप को निगलवाने की बात है, उसके पीछे भी एक वजह थी। मेरी डेस्कमेट श्या वानरू असल में मुझे पसंद करती थी। पिछली जिंदगी में अपोकलिप्स के बाद भी वह हमेशा मेरे साथ रही। उसने कोल्ड ब्लडेड टैलेंट अवेकन किया था जो उसे खुद को बचाने के लिए काफी था। जब मैं पिछली जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो एक बात कभी नहीं भूल पाता। श्या वानरू म्यूटेशन के बाद भी उस खौफनाक दुनिया में जिंदा रही। फिर भी वह हमेशा मेरे साथ बनी रही, मेरी हिफाजत करती रही। आखिर में मेरी कमजोर टैलेंट की वजह से हम दोनों साथ ही मर गए। इस बार दोबारा जन्म मिलने के बाद मैं चाहता था कि वह पहले से भी ज्यादा पावरफुल टैलेंट अवेकन करे। पिछली जिंदगी में श्या वानरू का पेट बैम्बू लीफ ग्रीन सांप भी म्यूटेट हो गया था। अगर वह साउथ सिटी की एंटीक शॉप के गेट कीपर डॉग से न हारता तो बहुत ज्यादा चांस था कि फ्यूचर में वह 5 क्लॉड ड्रैगन में इवॉल्व हो जाता। और मैंने उसे सांप को जिंदा निगलने के लिए इसलिए कहा क्योंकि पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस से मुझे पता था कि जिंदा खाने पर सबसे पावरफुल टैलेंट मिलता है। अगर मेरे पास ड्रैगन वेन जेड स्टोन न होता तो मैं भी इस मौके को छोड़ता नहीं। मैं चाहता था कि श्या वानरू कम से कम 2nd क्लास ड्रैगन टैलेंट अवेकन करे। ये उसके पिछले जन्म के कोल्ड ब्लडेड टैलेंट से कहीं ज्यादा ताकतवर था। इस वक्त मेरी जिद देखकर श्या वानरू के दिल में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एक तरफ वह लड़का था जिसे वह सालों से पसंद करती थी, दूसरी तरफ उसका सबसे प्यारा पेट। काफी देर तक सोचने के बाद उसने आखिर अपना फैसला कर लिया। सॉरी शाओकिंग, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। श्या वानरू ने छोटे से हरे सांप को उठाया। पूरी क्लास के सामने उसने उसका सिर पकड़ा और एक ही बार में उसे निगल लिया। ये देखते ही पूरी क्लास सन्न रह गई। सबको लगा जैसे श्या वानरू भी मेरी तरह पागल हो गई हो। क्लासरूम में सिर्फ हैरानी भरी चीखें गूंजने लगीं। श्या वानरू तुरंत ड्रिंकिंग वाटर मशीन की तरफ भागी और लगातार कई गिलास पानी पी गई। फिर वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसके मुंह से लार बह रही थी। तब जाकर पूरी क्लास को यकीन हुआ कि यह सब सच में हुआ है। श्या वानरू, तुम सीरियसली पागल हो गई हो क्या? उसने कहा, और तुमने वाकई सांप खा लिया? मुझे लगता है मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। ऐसा अजीब सीन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। टीचर भी इतनी शॉक में थीं कि कुछ देर तक एक शब्द तक नहीं बोल पाईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आज के स्टूडेंट्स के दिमाग में चल क्या रहा है। जब सब लोग अभी भी इस बात पर बहस कर रहे थे, मैं धीरे से श्या वानरू के पास पहुंचा। उसका खूबसूरत चेहरा दर्द की वजह से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। सांप निगलने की तकलीफ से उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह बहुत बेचारी लग रही थी। मेरा अपना चेहरा भी दर्द से सफेद पड़ चुका था। पेट में उठ रही तेज जलन को दबाते हुए मैंने धीरे से कहा, ओह, मैंने कर दिखाया। जब चेन-जेन ने गाओ जुनहाओ की तरफ देखा भी नहीं, तभी वह गुस्से से चिल्लाया, चेन-जेन, तुम मरने के लायक हो। तुम्हें पता था कि श्या वानरू तुमसे प्यार करती है, फिर भी तुमने उसे सांप खाने पर मजबूर कर दिया। मैंने गाओ जुनहाओ की तरफ देखा तक नहीं। मैं बस धीरे से श्या वानरू को अपनी बाहों में संभाले रहा, जो हर पल और कमजोर होती जा रही थी। मैंने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर टाइम देखा। इसी बीच गाओ जुनहाओ भीड़ को धक्का देकर मेरी तरफ दौड़ पड़ा। 3। मैंने श्या वानरू को पकड़े हुए धीरे से काउंटडाउन शुरू किया। गाओ जुनहाओ तेजी से मेरे करीब आ रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हिला। तो उसका लंबा चौड़ा जिस्म बस कुछ ही कदम दूर था। पूरी क्लास ने बेख्तियार अपनी सांसें रोक लीं। जैसे ही घड़ी में 10 बजे क्लासरूम की खिड़की के बाहर एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट चमका। इतनी तेज रोशनी थी कि सबकी आंखें कुछ पल के लिए अंधी सी हो गईं। यह मंजर सिर्फ एक पल के लिए था, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। रोशनी की वजह से गाओ जुनहाओ कुछ देर के लिए अंधा हो गया और सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उस ब्लास्ट के तुरंत बाद एक इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म
सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पूरे सोलर सिस्टम में फैल गया। सब लोग हैरानी से खिड़की के बाहर देखने लगे। ज्यादातर लोगों को लगा कि बस एक अजीब सी लाइट थी और बात खत्म हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने तुरंत इंटरनेट चेक करना चाहा। तब उन्हें पता चला कि फोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं था। इसी दौरान गाओ जुनहाओ दोबारा खड़ा हुआ और गुस्से से मेरी तरफ दौड़ा। आज मैं वानरू के लिए तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसके चेहरे पर खून कर देने जैसा गुस्सा था। काफी टाइम से ट्रेनिंग करने की वजह से उसका 1.9 मीटर लंबा और मस्कुलर जिस्म बहुत डरावना लग रहा था। सबको लगा कि इस बार मैं उसके एक ही पंच में गिर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसका बड़ा पंच मेरी तरफ आया, अचानक चमकता हुआ आसमान कुछ ही पलों में अंधेरे में बदल गया। आसमान से खून जैसी लाल रोशनी बरसने लगी। सोलर स्टॉर्म की वजह से पूरे आसमान का रंग बदल चुका था। तभी मेरी बाहों में पड़ी श्या वनरो ने दर्द भरी एक हल्की सी आवाज निकाली। सबकी नजर तुरंत उस पर टिक गई। उसका पहले से सफेद पड़ चुका चेहरा अब धीरे धीरे बदलने लगा। उसके सिर पर एक जोड़ी ड्रैगन हॉर्न्स उगाए जो चांदी की तरह चमक रहे थे। उसके गालों और गर्दन के आसपास सितारों की तरह चमकते सफेद स्केल्स उभर आए। एक छोटा सा हरा ड्रैगन उसके कंधों के आसपास घूमने लगा, जिसके बदन से हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी। उसका खूबसूरत बदन और भी शानदार लगने लगा। उसकी कमर के पीछे एक लंबी सफेद ड्रैगन टेल धीरे धीरे हिल रही थी। वह किसी पुरानी फैंटेसी कहानी की पवित्र ड्रैगन सेंटस जैसी लग रही थी। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होते ही श्या वनरो के दिमाग में अपनी नई पावर की सारी जानकारी भर गई। उसी पल उसने सब कुछ समझ लिया। उसे एहसास हो गया कि मैंने उसे सांप निगलने के लिए मजबूर क्यों किया था। मैं ये सब सिर्फ उसकी भलाई के लिए कर रहा था, क्योंकि वह हमेशा से मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी। इसलिए वह कभी किसी को मुझे चोट पहुंचाते हुए नहीं देख सकती थी। वह तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और सिर्फ एक हाथ बढ़ाकर गाओ जुनहाओ का पूरा पंच आसानी से रोक दिया। ना सिर्फ उसका पंच बेकार हो गया, बल्कि जैसे ही वह श्या वनरो की हथेली से टकराया, उसके हाथ पर बिजली जैसी ताकत फैल गई और उसका अपना हाथ दर्द से सुन्न पड़ गया। अगले ही पल गाओ जुनहाओ जोर जोर से चीखने लगा। उसका दायां हाथ पूरी तरह जल चुका था। वह काला पड़ गया था और उसमें से धुआं निकल रहा था। दर्द से तड़पते हुए वह भागकर पानी के पास गया और अपने हाथ पर पानी डालने लगा। उधर श्या वानरों के शरीर में आए बदलाव धीरे धीरे गायब होने लगे। उसके सिर पर उगे ड्रैगन के सींग वापस अंदर समा गए और वह फिर से अपने सामान्य रूप में लौट आई। वह मेरी तरफ देखकर मेरी तारीफ का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसे कुछ बिल्कुल अलग महसूस हुआ। मेरे शरीर से एक ऐसी भयावह आभा निकल रही थी जिसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटा सा जीव पूरे ब्रह्मांड की असीम शक्ति के सामने खड़ा हो। उसके जीन की गहराइयों में छिपा जन्मजात भय अचानक जाग उठा। तभी उसे मेरी पहले कही हुई बात याद आई। मैंने एक और चीज भी निकली थी। उसे नहीं पता था कि वह चीज क्या थी, लेकिन उसका दिल और उसका शरीर दोनों ही सहज रूप से मुझे अपना स्वामी मानने के लिए मजबूर हो रहे थे। इस एहसास ने मेरे लिए उसके प्यार को और भी गहरा कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये सब पहले से कैसे पता था, लेकिन एक बात पर उसे पूरा भरोसा था, मैं कभी उसका बुरा नहीं करूंगा। आज उसके पास जो शक्ति थी वह मैंने ही उसे दी थी। उसी समय खिड़की के बाहर लाल सितारों जैसी चमक और भी तेज हो गई। पूरा अंधेरा ऐसे जगमगा उठा मानो आसमान में एक रक्त लाल सूर्य उग आया हो। लगभग उसी पल गाओ जुनहाओ की एक और दर्द भरी चीख क्लासरूम में गूंजी। उसके तुरंत बाद क्लासरूम के हर कोने से चीखने की आवाजें आने लगीं। जो स्टूडेंट्स कुछ समझ नहीं पा रहे थे, वे इस अजीब लाल रोशनी को देखकर घबरा गए। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पूरा क्लासरूम अफरा तफरी से भर गया। फिर अचानक वह लाल रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और उसके बाद जो नजारा सामने था उसने सबके होश उड़ा दिए। क्लासरूम खून से रंग चुका था। एक बहुत बड़ा मछली जैसा म्यूटेंट जिसके पूरे शरीर पर हड्डियां निकली हुई थीं, बीच क्लासरूम में खड़ा था। उसके नीचे 2 स्टूडेंट्स खून में लथपथ दबे हुए थे। बाकी सब लोग डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। सबने देखा कि वह भयानक मॉन्स्टर उन दोनों को बेरहमी से कुचल रहा था। उसकी दहाड़ पूरे क्लासरूम में गूंज रही थी। और सिर्फ वही नहीं, क्लासरूम के अंदर कई और अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स भी पैदा हो चुके थे। कोई बंदर जितना छोटा था, कोई कीड़े की तरह टेढ़ा मेढ़ा था, कोई बूढ़े भेड़िए जैसा लग रहा था। लेकिन सब में एक बात कॉमन थी, उन सब के शरीर के बाहर भयानक मांस के उभार निकले हुए थे। वे बिल्कुल नरक से निकले हुए शैतानों की तरह दिख रहे थे। और अब वे सब अपने तेज पंजों और खतरनाक दांतों के साथ क्लासरूम के बचे हुए स्टूडेंट्स का शिकार करने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़े। जो स्टूडेंट्स उन मॉन्स्टर्स के हाथ लग गए, उन्हें वह बेरहमी से चीर कर 2 टुकड़ों में बांट रहे थे। हर तरफ खून ही खून था। सिर्फ कुछ ही पलों में क्लासरूम एक खूनी कत्लेआम का मैदान बन गया। पूरा मंजर नरक जैसा लग रहा था। क्लास मॉनिटर ये सब देखकर बिल्कुल सन्न रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सिर्फ 2 बार चमकी हुई उस अजीब रोशनी के बाद पूरी दुनिया अचानक कैसे बदल गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था
कि उस रोशनी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म के अंदर एक रहस्यमयी ताकत छुपी हुई थी। इन दोनों ताकतों के मिलने से ही म्यूटेशन शुरू हुआ था। सिर्फ वही लोग इस अजीब शक्ति का सामना कर सकते थे जिनका इरादा और मानसिक बल मजबूत था। तभी वह अपने शरीर के अंदर मौजूद चीज के हिसाब से अपना सुपरनैचुरल टैलेंट अवेकन कर पाते थे। लेकिन गाओ जुनहाओ उन लोगों में से नहीं था। अवेकनिंग के दौरान वह उस अजीब शक्ति के हमले को सह नहीं पाया। स्ट्रेंज स्टॉर्म की एनर्जी उसके पूरे शरीर में तेजी से फैल गई। उसकी स्किन से खून बाहर निकलने लगा। अनगिनत पतली खून की धागों जैसी लकीरें उसकी स्किन पर रेंगने लगीं। वह उसके शरीर को जोर जोर से फाड़ने और सिकोड़ने लगी। कुछ ही पलों में उसकी स्किन फट गई और हर तरफ से खून बहने लगा। सिर्फ 2 या 3 सेकंड्स के अंदर उसका शरीर आधा सिकुड़ गया। पूरा बदन खून से लथपथ हो चुका था। अब उसमें पहले वाले गाओ जुनहाओ की एक भी झलक नहीं बची थी। कुछ ही पल बाद उसका शरीर इतनी बुरी तरह मुड़ गया कि कोई इंसान कभी उस तरह मुड़ ही नहीं सकता। उसके पैरों से लंबे और बेहद तेज पंजे निकल आए। उसके मुंह से कान फाड़ देने वाली डरावनी चीखें निकल रही थीं। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से सामने खड़ी एक लड़की पर टूट पड़ा। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। एक ही बार में उसने उस लड़की को 2 टुकड़ों में चीर दिया। थोड़ी दूर खड़ा क्लास मॉनिटर डर के मारे कांपने लगा। मैंने उस पंछी जैसे मॉन्स्टर को देखते ही अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ब्लड मून डीमन। लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर थी। ये इतना खतरनाक मॉन्स्टर गाओ जुनहाओ के शरीर से कैसे निकला? पिछली जिंदगी में म्यूटेशन वाले दिन मैं स्कूल नहीं गया था, इसलिए मैंने यह सब अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। लेकिन दोबारा जन्म लेने के बाद मुझे इतना जरूर पता था कि म्यूटेशन के बाद इस दुनिया में अनेक तरह के भयानक मॉन्स्टर्स पैदा होंगे और गाओ जुनहाओ जैसा पंछी के रूप वाला यह मॉन्स्टर ब्लड मून डीमन कहलाता था। भले ही यह सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स में से न हो, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी खतरनाक थी कि आम इंसान के लिए इससे बच पाना लगभग नामुमकिन था। उसके पंजे किसी तेज चाकू की तरह थे। म्यूटेशन के शुरुआती दौर में ब्लड मून डीमन सबसे खतरनाक और जानलेवा मॉन्स्टर्स में से एक माना जाता था। चाहे कोई इंसान म्यूटेशन सरवाइव करके अपना टैलेंट अवेकन भी कर ले, फिर भी उसे अपनी नई पावर को समझने और कंट्रोल करने के लिए वक्त चाहिए होता था। अगर उस दौरान उसका सामना ब्लड मून डीमन से हो जाए तो उसकी खतरनाक स्पीड की वजह से टैलेंट एक्टिवेट होने से पहले ही वह मारा जा सकता था। सिर्फ वही लोग बच पाते थे जिनके पास बहुत ही पावरफुल टैलेंट्स और तेज सोच होती थी। आम लोगों के लिए ब्लड मून डीमन का सामना करना लगभग मौत के बराबर था। और जब लाल रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती थी और सिर्फ हल्की सी ब्लड रेड चमक बची रहती थी, तब उसका शिकार और भी खतरनाक बन जाता था। ब्लड मून डीमन की आदतें उल्लू आउल जैसी थीं। अंधेरे में देखने और शिकार करने की उसकी एबिलिटी उसे और भी डरावना बना देती थी। पिछली जिंदगी में जब मैंने अपना टैलेंट अवेकन किया था, तब मैं उसे संभालना भी नहीं जानता था। मेरे अजीब रूप को देखकर बिल्डिंग के लोगों ने मुझे ही मॉन्स्टर समझकर घर से निकाल दिया था। अगर म्यूटेशन के तुरंत बाद सिया वनरो मुझे ढूंढते हुए ना आती तो शायद मैं उसी दिन बाहर मर गया होता। लेकिन घर से निकाले जाने की वजह से ही मेरा सामना ब्लड मून डीमन से नहीं हुआ। तभी मुझे समझ आया कि पिछली जिंदगी में हमारी क्लास के लगभग कोई भी स्टूडेंट स्कूल से जिंदा बाहर क्यों नहीं निकल पाया। ये सब सोचते हुए मैंने सामने मौजूद ब्लड मून डीमन की तरफ देखा। फिर मैंने तुरंत अपना टैलेंट अवेकन करने की कोशिश की। अगले ही पल मेरी टैलेंट की इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में उभर आई। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरे पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी फूट निकली। मेरे सिर पर एक ब्लैक गोल्ड फ्लाइंग फिश कैप दिखाई दिया, जिसने मेरे चेहरे को ढक लिया। मेरे सिर के पीछे सुनहरी रोशनी आग की लपटों की तरह लहरा रही थी। काले और सुनहरे रंग का आर्मर ड्रैगन की स्केल्स की तरह मेरे पूरे शरीर पर चढ़ गया। उस आर्मर ने मुझे पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। मेरी पीठ के पीछे एक पतला और जवान दिव्य योद्धा का साया उभर आया। उसकी शान किसी महान गॉड ऑफ वॉर से कम नहीं थी। जैसे ही मेरा आर्मर पूरी तरह सामने आया, मेरे पास खड़ी सिया वनरो मुझे हैरानी और प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगी। उसी वक्त मेरे क्लासमेट से बने मॉन्स्टर्स जैसे किसी बहुत बड़ी चीज से भड़क गए हों। सब एक साथ मेरी तरफ दौड़ पड़े। सबसे आगे वही 3-4 मीटर लंबा हड्डियों से ढका हुआ मछली जैसा मॉन्स्टर था। उसने गुस्से से मुझे घूरा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उससे मिली, ऐसा लगा जैसे उसके अंदर बची हुई इंसानी यादें अचानक जाग उठी हों। उसकी आंखों में गहरा डर चमक गया। फिर भी वह जोर से दहाड़ा और पागलों की तरह मेरी तरफ झपटा। मेरे पास खड़ी सिया वनरो तुरंत मेरी मदद के लिए अपना टैलेंट यूज करने वाली थी, लेकिन मैंने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। सिया वनरो ने बस इतना देखा कि मैं सीधा उस जायंट फिश मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ा। पलक झपकते ही हम दोनों आमने सामने टकरा गए। टकराते ही एक जबरदस्त शॉक वेव फूट निकली। उसके साथ ही एक भयानक टक्कर की आवाज पूरे क्लासरूम में गूंज उठी। भले ही मैं सुनहरे आर्मर में था और मेरी हाइट लगभग 2 मीटर हो चुकी थी, फिर भी करीब 4 मीटर ऊंचा जायंट फिश मॉन्स्टर
मेरे सामने एक पहाड़ जैसा लग रहा था। इतने बड़े फिजिकल डिफरेंस की वजह से टक्कर के बाद मेरा शरीर पीछे की तरफ फिसल गया। देखने वालों को लगा जैसे स्ट्रेंथ के मामले में मैं उससे कमजोर पड़ गया हूँ। इसी दौरान गाओ जुनहाओ से बना ब्लड मून डीमन भी बहुत चालाकी से मौके का इंतजार कर रहा था। सबको लगा कि फिश मॉन्स्टर ने मुझ पर पूरी तरह से दबाव बना लिया है, लेकिन अगले ही पल मैंने अचानक एक कदम पीछे लिया और अपना हाथ घुमाया। एक ही झटके में मैंने उस 4 मीटर लंबे जायंट फिश मॉन्स्टर को पकड़कर जोर से घुमा दिया। उसका भारी शरीर हवा में उछल गया और जो ब्लड मून डीमन मेरी तरफ झपटा था वह सीधा उस जायंट फिश मॉन्स्टर से टकरा गया। दोनों मॉन्स्टर्स की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जायंट फिश मॉन्स्टर का विशाल शरीर दीवार में जा धंसा।